जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सैलरी जो लोग अर्न करते हैं उनको कुछ ऐसे बेनिफिट्स भी रिसीव होते हैं जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता। मतलब उनको एज एन एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं लेकिन उसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता और उनकी रिटर्न के अंदर वो एग्जेम्प्ट इनकम के तौर पे हम उसको डिक्लेयर करते हैं। ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जो कि आप एज अ सैलरी एम्प्लॉय रिसीव करते हैं और उस पर टैक्स नहीं अप्लाई होता, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट जो बेनिफिट है वो आपका बेसिक सैलरी का जो 10% है, मेडिकल एज अ मेडिकल आपको अलाउंस अलाउ होता है। मेडिकल अलाउंस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो अगर आपकी बेसिक सैलरी है अराउंड 1 लाख, तो 1 लाख का 10% बनता है 10,000। तो ये आपके सैलरी में से अगर आपको 1 लाख की सैलरी मिली है, मल्टीप्लाई बाय 12 करके आप उसको 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000 बनता है, वो आप लेस कर लेंगे एज एन एग्जाम सैलरी। तो बाकी अमाउंट जो बचेगी उस पर आपका टैक्स कैलकुलेट हो रहा होगा। अच्छा, अब इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं। अगर आपको कंपनी की तरफ से हेल्थ कार्ड मिला हुआ है, दूसरा कैटेगरी का हेल्थ कार्ड नहीं मिला हुआ, आपको रिइंबर्समेंट होती है एक्चुअल एक्सपेंस के बेसिस पे। तो अगर आपको एक चीज मिली हुई है, जैसे आपको हेल्थ कार्ड मिला हुआ है, तो हेल्थ कार्ड की सूरत में इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी पे कर रही होती है और आपको 10% मेडिकल अलाउंस तो सैलरी की कैलकुलेशन में आपको अलाउ कर देते हैं। दूसरी कैटेगरी ये है कि आपको वो एक्चुअल रिइंबर्समेंट करके देते हैं अपने जितने भी आपका मेडिकल एक्सपेंस आपका इंकर हो रहा हो। तो दोनों सूरतों में आपको 10% मेडिकल अलाउंस आपका अलाउ हो जाता है, लेकिन एज एन एग्जाम कैटेगरी ला हो जाता है। लेकिन अगर आपको दोनों चीजें मिल रही हैं, जैसे फॉर सम एक्सपेंसेस कंपनीज अलाउंग यू मेडिकल रिimbursement, और बाकी कुछ कैटेगरीज के लिए आपको ओपीडी का हेल्थ कार्ड वगैरह या कोई आईपीडी कैटेगरी में हेल्थ कार्ड आपको मिला हुआ है, तो उस केस में आपकी जो एक्चुअल रिimbursement हो रही है वो आपकी टैक्सेबल कैटेगरी में शामिल होगी, वो एग्जाम नहीं होगी। तो ये दोनों कैटेगरी में जरा थोड़ा सा डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 2 में जो आपकी बेनिफिट एग्जाम्प्ट होता है, अगर आपने लोन लिया हुआ है लेस देन 1 मिलियन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। अब लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आपने कंपनी से लोन लिया है या बेसिक अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया है, वो आपको टैक्स का जो बेंचमार्क रेट है उससे कम रेट पे मिला है, तो उसमें जितना भी आपको फायदा हुआ है मार्कअप रेट का वो आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है कि लोन की अमाउंट 1 मिलियन से ज्यादा हो। अब अगर आपने लोन लिया है 8 लाख रुपए का और आपको मिला है वो 3% मार्कअप रेट के ऊपर, तो टैक्स के मतलब बेंचमार्क रेट जो है वो दैट इज 10%। तो आपका जो डिफरेंशियल 7% का बेनिफिट है ये आपकी सैलरी में ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर आपने लोन लिया होता 11 लाख का, 12 लाख का, तो वो 7% जो आपको फायदा हो रहा है मार्कअप की सूरत में, वो आपकी लोन की अमाउंट जो भी आउटस्टैंडिंग है साल के शुरू में उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 7% से, वो आपकी सैलरी में हर साल ऐड किया जाएगा। जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग लोन होगा उसका बेनिफिट, जितना भी आपको हो रहा है बेनिफिट, वो आपकी सैलरी में ऐड होगा। लेकिन इस केस में अगर आपका लोन लेस देन 1 मिलियन है, तो फिर चाहे आपको 0% पे लोन मिल रहा है वो आपका टैक्सेबल नहीं होता बेनिफिट, वो एग्जाम बेनिफिट कहलाता है। थर्ड पॉइंट जो कि आपका एग्जेम्प्ट बेनिफिट है लेकिन आपको एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय वो बेनिफिट रिसीव हो रहा है, वो है जी अगर आपको कंपनी की तरफ से गाड़ी मिली हुई है, कार फॉर ऑफिशियल यूज ओनली। अगर आपको बता दिया जाए कि ये जो गाड़ी है सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए है, उसको डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे कि आपको जो ड्राइवर रखे दिया है वो आपकी घर से पिक एंड ड्रॉप करता है, या आप घर से पिक करता है और ऑफिस छोड़ता है, फिर ऑफिस से घर आपको ड्रॉप करता है और गाड़ी वापस कंपनी के ऑफिस आके खड़ी हो जाती है, तो वो आपको कार फॉर ऑफिशियल यूज कहलाएगी। उस केस में कोई भी आपका बेनिफिट ऐड नहीं किया जाएगा, 0% बेनिफिट आपकी सैलरी में ऐड होगा। लेकिन अगर वही गाड़ी आपको बगैर ड्राइवर के दे दी जाए और आपको कहा जाए कि ये आप अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से वापस घर जाने के लिए और अपने वीकेंड्स पे या वैसे आपकी अपने पर्सनल यूजेस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस केस में फिर आपका पार्शली ऑफिशियल या पार्शली पर्सनल यूज आ जाएगा। तो फिर उस केस में 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल वो आपकी सैलरी में हर साल ऐड की जाएगी। अब कॉस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं अज्यूम करूं कि अगर आप आजकल देखें तो वैगन आर की अगर मैं बात करूं, वैगन आर अराउंड आपको 3.5 मिलियन में अगर मिलती है, तो 3.5 मिलियन का आपका अगर मैं इम्पैक्ट निकालूं एनुअल इंटू 5%, तो आपका निकलता है 1,75,000 जो आपका हर साल सैलरी में ऐड किया जाएगा, जिसके ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। अब जब तक आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और वो आप गाड़ी यूज कर रहे हैं, तो हर साल 1,75,000 रुपये आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा। ये मैंने एग्जांपल दिया फॉर अ कार विच इज 3.5 मिलियन रुपीज। और वो कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू नहीं लेनी, कॉस्ट लेनी जितनी की कंपनी ने परचेज की, और वो कॉस्ट वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो वो आपका हर साल ये बेनिफिट सैलरी में ऐड होता जाएगा। फोर्थ बेनिफिट जो कि आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगा एज अ टैक्सेबल बेनिफिट, उसको एग्जाम कैटेगरी में आप ट्रीट करेंगे, वो है जी आपका कि अगर आपको पेंशन या ग्रेचुटी कंपनी से मिल रही है
तो वो आपका एग्जाम्ड कैटेगरी में आ जाता है। पेंशन आपकी अगर एक ही, यूजली प्राइवेट, ज्यादातर होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो पेंशन दे रहे होते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज इतनी पेंशन नहीं देते। लेकिन अगर आपको पेंशन रिसीव हो रही है तो पेंशन आपकी एग्जाम्ट है, उस पर आपका टैक्स अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा पेंशन मिल रही है, जैसे आपको दो कंपनीज में आपने काम किया, दोनों से आपकी रिटायरमेंट हो गई है, तो आपको दोनों से जो पेंशन मिल रही है उसमें हायर अमाउंट ऑफ पेंशन विल बी एग्जाम्ड, लोअर अमाउंट ऑफ पेंशन पे आपको टैक्स अप्लाई होगा। अब ये टैक्स आपका विथहोल्ड नहीं होगा, क्योंकि जो कंपनी पेंशन पे कर रही है उसको ये नहीं पता कि इसके अलावा आपकी कितनी पेंशन और रिसीव हो रही हैं। तो अगर दो पेंशन आ रही हैं तो आपने रिटर्न में, जब साल के एंड में रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें आपकी दोनों पेंशन डिक्लेयर करनी है और टैक्स आप कैलकुलेट करेंगे अपनी लोअर पेंशन के ऊपर। मतलब हायर अमाउंट ऑफ पेंशन आप एग्जाम्ड कॉलम में उसको एज ए इनकम, एग्जाम्ड इनकम दिखाएंगे। इसी तरह ग्रेजुटी कुछ कंपनी पे करती हैं आफ्टर एप्लीकेबिलिटी ऑफ 1 ईयर, कि अगर आपने 1 साल से ज्यादा ये काम कर लिया है तो वो, अगर उसके बाद आप छोड़ के जाते हैं तो आपको इक्वलेंट टू योर वन सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर आप सर्व किए, वो आपको एज ए ग्रेजुटी वो पे ऑफ होती है। अगर ग्रेजुटी, जो ये दोनों चीजों में बताने लगूँ कि पेंशन फंड, ग्रेजुटी फंड दोनों में अप्लाई होती है। अगर वो ग्रेजुटी फंड और पेंशन फंड रजिस्टर्ड होगा विद एफबीआर, रिकग्नाइज्ड होगा, तो आपको जितना भी उसमें से पे आउट मिल रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, उस पर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर ग्रेजुटी फंड या पेंशन फंड अप्रूव्ड नहीं है फ्रॉम एफबीआर, तो उसके ऊपर फिर आपकी टैक्स पेमेंट में करते हुए वो कंपनी टैक्स विद होल्ड करेगी और एफबीआर को जमा करवा रही होगी। फिफ्थ बेनिफिट जो आपको कंपनी से रिसीव हो रहा होता है लेकिन आप उस पर कोई टैक्स पेमेंट आपकी अप्लाई नहीं होती, वो है सब्सिडाइज्ड फूड स्लैश एजुकेशन। अगर आपको कंपनी की तरफ से लंच वगैरह का अरेंजमेंट है, मेस बना हुआ है, या आपको कंपनी वैसे ही कोई वेन्यू डिसाइडेड है कि आपको वो फूड जो है वो सर्व कर देते हैं और आप खाना खा सकते हैं कंपनी से, और उसके बदले में आपसे कंपनी का कॉस्ट अगर 1,000 रुपये आती है तो वो आपसे महीने का 500 रुपये चार्ज करती है, और 500 रुपये वो अपनी जेब से कंपनी बेयर कर रही होती है। तो वो जो 500 कंपनी अपनी जेब से बेयर कर रही है उसमें कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो आपका एक ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आपको वहां पे बुलाया गया, और आपको ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के दौरान जो भी बेनिफिट आपको मिल रहा है वो आपका टैक्सेबल बेनिफिट नहीं होता, वो एग्जाम बेनिफिट होता है। ये लॉ में एक कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि जो भी बेनिफिट आपको ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए दिया जा रहा हो और वो यूनानिमसली सबको मिल रहा हो, सिर्फ आपको स्पेशल ना मिल रहा हो, तो वो आपका एग्जाम कैटेगरी में फॉल करता है, उस पर कोई भी आप टैक्स पे नहीं कर रहे होंगे। इसके बाद जो लास्ट जो बेनिफिट है जो कंपनी की तरफ से आपको मिल रहा होता है वो है WPPF, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। अब ये यूजली जो पे होता है कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल कैटेगरी में फॉल करती हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। और इसके ऊपर मैं अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं कि मैं इसको डिटेल लेक्चर बना दूंगा। WPPF क्या होता है, किन कंपनी से अप्लाई होता है, कौन कौन के वर्कर्स हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनको ये प्रॉफिट शेयरिंग कंपनी की तरफ से मिलती है, और इस पे कितना जो परसेंटेज है कंपनी उसको पे कर रही होती है। परसेंटेज जो है वो 5% होती है। 5% ऑफ द प्रॉफिट जो कंपनी अर्न करती है एक साल में, उसका 5% उसने अपने एम्प्लॉयज में, वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और फॉर एग्जांपल वो 50 मिलियन की अमाउंट है जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट की, उसमें से आपका शेयर अगर 2 लाख रुपए का है जो आपको रिसीव हुआ, तो 2 लाख रुपए आपकी सैलरी के अंदर आपको रिसीव होंगे एज अ अमाउंट, लेकिन आपकी सैलरी में उसमें टैक्स रिडक्शन के लिए अप्लाई नहीं होगा। मतलब वो अमाउंट आपके अकाउंट में तो रिफ्लेक्ट कर रही होगी, लेकिन उस पर कोई भी टैक्स पे विद होल्ड नहीं किया जाएगा कंपनी की तरफ से, क्योंकि वो वाली अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड है। कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से आपको अमाउंट निकाल के दिया और उस प्रॉफिट के ऊपर वो फुल अमाउंट पर टैक्स पे कर रही होती है। बाद में जितनी अमाउंट बनती है वो उसमें से आपको पे आउट करती है, इंक्लूडिंग जितना भी टैक्स उसने विद होल्ड करके पे करना था एफबीआर को, वो कंपनी ने अपने प्रॉफिट पे खुद से टैक्स पे कर रही है। आपकी पेमेंट करते हुए कोई भी टैक्स विद होल्ड नहीं हो रहा। तो ये 100% एग्जाम्प्ट होता है प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, और इसके ऊपर कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये सारे टोटल तकरीबन 6 बेनिफिट्स हैं जो कि आपको एज एन एम्प्लॉई कंपनी से रिसीव हो रहे होंगे। तो फिर आपको उस पर कोई भी टैक्स जमा नहीं करवाना। अपनी रिटर्न फाइलिंग जो आप आजकल कर रहे होंगे उसमें इन बेनिफिट्स को आपने एग्जाम्प्ट कॉलम में मेंशन करना है, ताकि आपका जो टैक्स कैलकुलेट हो वो आपकी नॉर्मल इनकम टैक्स के ऊपर, नॉर्मल जो कैटेगरी इनकम की उस पर अप्लाई हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।